अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वीवा न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान। भोदन की सियासत को बदल देने वाला ये इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर कायद और लगातार 3 बार काउंसलर करने वाले ख्वाजा फयाजुद्दीन साहब, और इन्हों कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी कर चुके हैं। आइए आज उनसे रूबरू है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले आपका वीवा न्यूज़ में खैर मकदम है चाचा। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे चल रहे असेंबली इंतखाबात भोदन में? माशाल्लाह, भोदन में क्या सारे तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन भोदन की जो हालात है वो बड़ा गंभीर है जी। उसको बोलने के लिए हम खासिर क्या सब पब्लिक को मालूम है कि यहाँ पर जैसा कि 5 साल पहले सुदर्शन रेड्डी साहब 2018 में कैप्टन कन्नाका रेड्डी को साथ में लेके आए थे। जब तक कन्नाका रेड्डी साहब बैठे हुए थे, अब के बार तुम मुझे सपोर्ट करो, ये 2018 की बात बोलो। 2018 में जी। तो आपके बार मुझे तुम सपोर्ट करो, मैं नेक्स्ट 2023 में मेरी उम्र 75 साल की हो जाती है और मैं कॉन्टेस्ट करने से खासिर हूँ। ये अल्फाज किसके थे? सुदर्शन रेड्डी साहब के। जी। अगर ये सुदर्शन रेड्डी साहब का सुदर्शन रेड्डी साहब कन्नाका रेड्डी साहब को बोल रहे? बिल्कुल बोले हैं। ये आपसे मैं हमारे कन्नाका रेड्डी साहब से भी आपको बोलने लगा देता हूँ। जी। ये बात भी सुदर्शन हमारे कन्नाका रेड्डी साहब सारी आवाम को बोल चुके हैं कि मुझे वादा करके 2018 में वादा करे हैं कि अब के बार तुम मुझे मदद करो। 2023 में मेरी 75 साल की उम्र हो जाती है, मैं आइंदा कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, तुमको टिकट दिलाकर तुमको यहाँ का एमएलए बनाऊंगा बोल के वादा करके लेके आए हैं। जी। मगर अब कर्नाटक के हालात बदलने के बाद जी फिर सुदर्शन रेड्डी साहब की नीयत फिर क्या है, डाल मटोल हो गई है। अच्छा, अभी आप तो मौजूद हो कांग्रेस पार्टी में है ना, आप अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर है ना? जी हो। तो फिर आपको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आप सुदर्शन रेड्डी? देखिए साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब के जो हालात है 2018 में जब उन हारे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को तरक्की दिलाना है, लेकिन पब्लिक भी आपको चाहना ना साहब। 2000 आज से 40 साल से मुसलसल आप भोदन के एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक भी चाहेंगे ना आप कब तक एमएलए रहेंगे? क्या सारी उम्र का आप ठेका लेके रखे हैं क्या? जब आपको कॉन्टेस्ट करना है तो फिर आप कन्नाका रेड्डी को कहीं को लेके आए साहब, और कन्नाका रेड्डी जब आपको काम किया है 5 साल लगातार, उन्हें 85,000 वोट, 25,000 तुम्हारे मच्छरदान बांटा है, 8,000 कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ता को 8,000 कार्यकर्ताओं को आप हेलमेट दिया है। और कोविड में आप तो थे ही नहीं, कोविड में तो आप बिल्कुल घर में सोए हुए थे। हालांकि 2018 से लेकर 2023 तक आप थे नहीं, आप परसों इलेक्शन में आने के बाद आए। आप पूरा कांग्रेस पार्टी को की बका को, कांग्रेस पार्टी को उभारने के लिए, कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए कन्नाका रेड्डी एक वाहिद शख्स है जो 5 साल लगातार आवाम के बीच में रहा और आवाम की खिदमत करते रहा। आज उसका टिकट लेके आप टिकट लेके आ लिए लालो साहब। हम अभी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड कन्नाका रेड्डी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करी, मतलब सुदर्शन रेड्डी को हम टिकट दे रहे। हाँ, कन्नाका रेड्डी आपको कुछ मुकाम देंगे बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं बोले? नहीं बोले, कोई कन्नाका रेड्डी को आज तक कोई पूछने वाला नहीं। हमको अफसोस इसी बात का है, मतलब इनका वोट बैंक नहीं होगा शायद कन्नाका बराबर है वो। आज भोदन की आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे के हिसाब से कन्नाका रेड्डी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन 2023 के बोल रहे हैं। आज बेस्ट विनर कैंडिडेट आज शकील आमिर को 100% बिल्कुल डिफीट दे सकता आदमी, वो आदमी को सुदर्शन रेड्डी नहीं दे सकते, शकील आमिर को बिल्कुल नहीं दे सकते साहब। आपकी क्यों बोलते कारकर्दगी कार्यकर्ताओं के साथ कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं है। आपका 2014 में जब आप हारे हैं तो 2018 तक आप जितने भी एमपीटीसी है टीआरएस में चले गए, जितने सरपंच से वो टीआरएस में चले गए, जितने जेडपीटी से वो टीआरएस चले गए। आपको एक अच्छी मिसाल में देता हूं, 2014 में 38 काउंसलर भोदन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते थे। 38 काउंसलर 2014 इलेक्शन, 2014 इलेक्शन जी, म्युनिसिपल इलेक्शन 2014 में 38 के जुमला 15 काउंसलर आपके कांग्रेस के जीते थे। 15 काउंसलर कांग्रेस के जीतने के बाद सिर्फ 4 या 5 काउंसलर की आपको जरूरत होती चेयरमैन के लिए, और उस वक्त बीजेपी ऊपर से सपोर्ट करने के लिए तैयार थी और एक इंडिपेंडेंट भी ऊपर को सपोर्ट करने को तैयार थे। लेकिन आप एक मुस्लिम नुमाइंदे को प्रपोज करके आप आखिरी में उसको चेयरमैन नहीं बना सके। कौन थे वो मुस्लिम नुमाइंदे? आप भी सेट है, उसी की बिना पर आप भी सेट आज टीआरएस पार्टी में चले गए। अच्छा, कल आप देखिए आप भी साहब कांग्रेस में चले गए, टीआरएस में चले गए। क्यों गए? क्यों गए? मुझे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करवा कर
मुझे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करवा कर मेरे को टिकट से या दिला के मुझे बिल्कुल समंदर के बीच में लिया के गर्क कर दिया उनके ऊपर। अच्छा, क्यों करे सुदर्शन रेड्डी इस वक्त? अच्छा, उनका काउंसलर सुदर्शन रेड्डी साहब की बहुत गहरी चाल है साहब। अगर आबिद साहब को इस बार अगर टिकट अगर दे दिया गया और चेयरमैन बना दिया गया, नेक्स्ट दावेदार आबिद साहब यहाँ के एमएलए होते, बल्कि उनको खदशा था। इसी बिना पर आबिद साहब को चेयरमैन बनने से उन्होंने रोक दिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप लोग जब सवाल क्यों नहीं उठाएगी, क्यों नहीं बना रहे हमारे आदमी को? हमने बहुत बोला साहब, लेकिन वो हम आपको क्या करने का हम कर रहे ना, बोल के बोल रहे, आपको क्या करने का हम कर रहे ना। यहाँ तक कि आबिद भाई को भरपूर भरोसा दिए कि मैं आपको चेयरमैन बनाता हूँ, बोल के चेयरमैन बनाता हूँ। आखिर में क्या है, कांग्रेस के 2 कौंसलर, यही डब्बू साहब है, यही डब्बू साहब 2000 आज जो फिर आज सुदर्शन साहब के दूर नजर बने हुए, यही 2014 में यही डब्बू साहब कांग्रेस पार्टी को दगाबाजी करके, यही शरद रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी को दगाबाजी करके, यही साबिका चेयरमैन, अब जो मौजूदा साबिका चेयरमैन है गौसुद्दीन साहब, यही टीआरएस पार्टी की हिमायत करके आबिद साहब को बिल्कुल खिलाफ करके। क्या खिलाफ करे? जब उस वक्त कांग्रेस पार्टी यहाँ के कांग्रेस के 2-3 काउंसिलर लेके चले गए, इसमें टीआरएस में लेके चले गए। और वहां पर जो आदमी सपोर्ट करने वाले थे ना, जिनको सपोर्ट लिया था, वो भी उन्होंने चले गए। अब देखिए 11 काउंसिलर तुम्हारे टीआरएस के थे, 7 या 8 काउंसिलर तुम्हारे एमआईएम के थे, 3 या 4 काउंसिलर आपके बीजेपी के थे, 1 इंडिपेंडेंट था। इन सबको जमा करके चेयरमैन बना लिए। और हमारे एमएलए साहब सुदर्शन साहब सोए हुए हैं। कैसा हुआ साहब? अब 1 महीना यही आबिद साहब के पैसों से ये 1 महीना गोवा में लिया के 25 आदमियों को स्टे कराए, उसके लाखों रुपए खर्च करवा दिए। अच्छा, कौन ले गए थे गोवा? सुदर्शन साहब के डायरेक्शन के ऊपर गोवा को कैंपिंग करने के लिए पूरे काउंसिल को लेके गए, उसमें से 3-4 काउंसिल गायब हो गए। अभी जो कुछ एमएम पार्टी के और ये जो टीआरएस के बीआरएस पार्टी के काउंसलर्स कांग्रेस में है, तो उनका क्या रोल रहेगा कांग्रेस पार्टी में? अभी कौन है टीआरएस इसमें? जैसा वो एक म्युनिसिपल चेयरमैन, उनके साथ कुछ म्युनिसिपल चेयरमैन साहब होने दो, या नहीं तो इससे पहले जो हमारे डब्बू साहब है, इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी को बागे जो कैंडिडेट बोलते हैं, उन्होंने वापस जो आए हैं ना, उन्होंने आने के बाद ये शकील साहब की शख्सी दुश्मनी, कांग्रेस की मोहब्बत है बल्कि नहीं आए नो, उनसे कोई लेन देन है बल्कि उन्हें आए नो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। म्युनिसिपल चेयरमैन तुम्हारे शरद रेड्डी साहब है, शकील साहब एमएलए, दोनों की नहीं जम रही थी, वो दोनों ये कर लेना था साहब उसको हमारे लिए। आप इससे पहले शरद रेड्डी साहब सुदर्शन रेड्डी को एंटी करके शकील साहब को जिताए जी। आज वही शरद रेड्डी साहब शकील साहब को एंटी करके सुदर्शन साहब के फेवर में आ गए। ये आपको शख्सी जो दुश्मनी है आपको बताना चाह रहे हैं, वो गलत बात है। वो आवाम इनके साथ है क्या? बिल्कुल नहीं है साहब, आवाम बिल्कुल नहीं है। आवाम देखो आप इस वक्त तो आवाम सिर्फ कन्नागढ़ी साहब के साथ थी, लेकिन उनको भी धोखा दिया गया है। और इस वक्त कन्नागढ़ी साहब को शकील साहब कन्नागढ़ी साहब सुदर्शन साहब नहीं बुला रहे, क्या तरीका है साहब? तो कन्नागढ़ी का जो कैडर है, जो आप लोग है, वो लोग को तो वोट डालना पड़ेगा ना, तो किसको डालेंगे वोट? देखिए साहब, अभी कन्नागढ़ी साहब का जो कैडर है, हो सकता देखिए साहब 5 साल कन्नागढ़ी अपने कैडर को लेकर चला जी। मतलब अभी आने वाले असेंबली इंतखाबात में कौन सी पार्टी को उतार? अब देखो, अभी भी कन्नागढ़ी साहब भी आज भी तैयार है कांग्रेस पार्टी को करने के लिए, लेकिन उनको बुलाने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं बुलानी? अहम वजह क्या है? वजह क्या है? मैं मेरे एग्जाम पे मैं जीत सकता हूँ। ये कर्नाटका का जो रिजल्ट आया ना, उस हिसाब से मैं बोधन में 20,000 या 30,000 के वोटों से मैं जीत सकता हूँ बोल के ये हमारे सुदर्शन साहब का ये है फोरकास्ट है, वो बिल्कुल बेमाने है। क्योंकि कन्नागढ़ी साहब के भी आज 1500 कार्यकर्ता है। कितने? 1500 कार्यकर्ता है आज कन्नागढ़ी साहब के हुक्म के ऊपर वहां जाके वहां बैठे हुए हैं। क्यों साहब? एक 5 साल एक कैडर बना के लेके चलेगा, उसका हुक्म मानेंगे ना साहब? अच्छे बुरे को देखा, कोविड में देखा, हर जगह देखा। आप उसको नाराज करें तो कार्यकर्ता उनके पीछे कैसे छोड़ के आते हैं? ये बताइए मेरे को आप। भले पार्टी होंगी, कुछ भी होंगी, मेरा गॉडफादर है, गॉडफादर को छोड़ के आप यदि किसी को मेरे को आ जाओ, तेरे को आ जाओ बोलते, आज भी बोधन में बोलो कन्नागढ़ी के कैडर को कोई भी आज तक किसी को बुलाया भी नहीं और कोई गया भी नहीं जी। और सुदर्शन साहब क्या बोल रहे बोले तो इनके बुलाए बगैर इनके सपोर्ट किए बगैर मैंने बोधन एमएलए बन जाऊंगा बोल के बोल रहे, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या सोच रहे फिर? ऐसा बोल रहे कि आपके बगैर चीज जाता हूं। देखिए किसके सपोर्ट में ठहरना चाह रहे? देखिए हम अभी 1-2 दिन इंतजार कर रहे हैं और अभी भी चांसेस है इलेक्शन का अभी चांसेस है।
अभी हाईकमांड से अगर कोई बुलावा है तो अभी कन्नागढ़ साहब आने को तैयार है, उनके साथ हम जाने को तैयार है। अगर हमको नहीं बुलाएंगे तो हमारा जो बॉस है कन्नागढ़ साहब, जो बॉस है उन्हें जैसा खामोश बैठेंगे, हम इन्हें घर में आना पड़ेगा ना साहब आपको। हम हमारा वोट डाल देंगे साहब, हम हमारा वोट डाल देंगे। किसको डालेंगे आप? हम कांग्रेस को वोट डालेंगे जी, हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। भाई हम क्यों करेंगे भाई, एक औरत अपने कांग्रेस पार्टी को डाले तो फिर भी सुरेश रेड्डी जीते ना, फिर आपका वोट तो नहीं होना बल्कि बोल रहा हूँ। अरे भाई हमारे हम जो कार्यकर्ता है हमारे पीछे भी 100-200 आदमियां होंगे ना। हम भी जो काम करें 5 साल में 85,000 है हमने मच्छरदान बांटे हैं, 8,000 है हम हेलमेट बांटे हैं, बुरे टाइम पे उनको खाना खिलाया है, बुरे टाइम को हम उनको साथ दिए हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे ना। फिर हम उनके पास क्यों जाएंगे भाई, हमें क्या जरूरत है जब ऐसे धोखेबाज यानी जब एमएलए बनेंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ सुदर्शन रेड्डी साहब मकबूल नहीं है, मैं खुला बोल रहा हूँ, बहुजन कांग्रेस में मकबूल नहीं है। 2014 में जब हारे हैं तो 2018 में जब बुरे टाइम में आप नहीं आते क्या? शकील साहब भले बुरे काम कर रहे होंगे, आपको आप उसका काउंटर दिएगा कभी? आप कभी उसका डिफेंस करें क्या? अवाम को निजाम शुरू फैक्ट्री प्राइवेट हो गई, हजारों आदमी शहीद हो गए, खैर साली से मर गए हैं, कभी उनके पास उनके पुरसाने हाल देखे आप? अब परसों में हमारे एक हजरात के एक्स काउंसलर साहब का इंटरव्यू करे सईदुद्दीन मुख्तार साहब का, उनका कहना है कि निजाम शुगर फैक्ट्री में एक अल्कोहल प्लांट है, वो हासिल करने के वास्ते सुरेश रेड्डी एमएलए बनना चाह रहे बोलकर उनका कहना था। आप क्या चाह रहे, क्या समझ रहे उसके बारे में? मैं क्या बोलूं, देखिए जिस वक्त सुदर्शन साहब एमएलए थे उस वक्त टीडीपी का दौर था, चंद्रबाबू नायडू साहब वहां पर जब हुकुम चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त सुदर्शन साहब के अल्कोहल के जो फैक्ट्री चल रहे हैं उन्होंने ये जो फैक्ट्री को जो कुर्बान कर दिए है, अपने अल्कोहल फैक्ट्री को, अपने अल्कोहल के कारोबार को बचाने के वास्ते उन्होंने फैक्ट्री को कुर्बान कर दिए। अगर पूरा है बिल्कुल सुदर्शन साहब जाके एमएलए रहने के बावजूद यहाँ की फैक्ट्री कैसा है प्राइवेट होती, साहब बताइए मेरे को। अगर आप जाके वहां पर अगर भूख हड़ताल बढ़ते यानी धरना बढ़ते, पब्लिक आपके साथ रहती थी। फिर बीआरएस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए ना, शुगर फैक्ट्री आप ही बंद करे बोले सर की बात। बीआरएस पार्टी बाद में प्राइवेट होने के बाद जी, जब मैं आज शुगर फैक्ट्री प्राइवेट होने की कौन करे? चंद्रबाबू नायडू करे। उस वक्त एमएलए कौन थे? सुदर्शन साहब। उन्हें चाहे तो यहाँ पर रोक सकते थे प्राइवेट होने से। उसके बाद दूसरे पार्टी मकसद क्या था फैक्ट्री प्राइवेट होना, बोले क्यों चाह रहे थे? देखिए साहब प्राइवेट कौन चाह रहे थे? सुदर्शन रेड्डी साहब आप बोल रहे हैं ना, उन्हें प्राइवेट होने से नहीं रोके, मतलब उन्हें सपोर्ट करे सर का प्राइवेट होना बोलकर। उनका एक ही मकसद है, मेरे कारोबार, मेरे अल्कोहल के कारोबार में डिफेंस कर या मेरे को बिल्कुल मेरा कारोबार ठप कर देते हैं, बल्कि वो उनके ऊपर खामोश बढ़ गए उन्होंने। अगर चाहते तो डिजाइन से इतना बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, अब वो बंद हो रहा, प्राइवेट हो रहा तो आप रोक सकते हैं ना। गवर्नमेंट से चलाने में पब्लिक को कितना फायदा है और प्राइवेट चलाने में कितना पब्लिक को नुकसान है, वर्करों को कितना नुकसान है, आपको मालूम है ना। ये तो गवर्नमेंट कितना स्केल दे सकती है, कितने काम पब्लिक के निकाल सकती है, क्या प्राइवेट एजेंसी निकालता क्या साहब? बताइए मेरे को आप। पता नहीं निकाल सकता, उसके इख्तियार में गंगाराजू गोपाल को दे दिए हैं। और आपको अपने कारोबार बचाने के लिए पब्लिक फैक्ट्री को कुर्बान कर दिया। आज लाखों हजार बेरोजगार हो गए, खुदकशी से मुतासर हो गए। उसका आप अब असर देखें, आप असल बुनियाद आप ही थे। निजाम शुगर फैक्ट्री प्राइवेट करने में आप उसको बचा सकते थे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं, उसको बचाने में नाकाम रहे। ये बहुत बड़ी आपके प्राइवेट कौन से ईयर में निजाम शुगर फैक्ट्री? चंद्रबाबू नायडू, मैं समझता हूँ जब फर्स्ट टाइम उन्हें एमएलए बने थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री देख लीजिए। एमएलए जब के मौजूद बोधन में सिर्फ हुकूमत टीआरएस तुम्हारी टीडीपी की थी, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ एक ही सुदर्शन साहब जी थे जी। और उन्होंने चाहे तो भूख हड़ताल बढ़े, सारी बोधन की आवाम उनके साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने कारोबार के लिए उसको कुर्बान कर दिया। साहब क्या बोलना बताइए। अभी जो माइनॉरिटी से बोधन टाउन के स्पेशली कुछ लोग बोल रहे हैं कि सारे माइनॉरिटीज कांग्रेस पार्टी के तायद में ही है, सुरेश रेड्डी अच्छा इंसान है, उनके साथ में रहेंगे और दीजिए बोलकर भी कुछ लीडर्स प्रचार कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, माइनॉरिटी में भी देखिए आज परसों के एक इशू एक स्टेटमेंट आया है। कौन सा इशू है? तुम्हारे प्रकाश रेड्डी साहब का एक स्टेटमेंट दिए हैं जी। आज का बोधन का जो इलेक्शन है ये दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से बरक्स है। यहाँ पर कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी का इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन है तो हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है। इसी बुनियाद पर सारे मुसलमान वन सेट होने वाले हैं, वो शकील साहब की तायद में जाएंगे जी। मैं समझता हूँ हिंदू कुछ है नहीं शकील साहब को करेंगे, कुछ बीजेपी को करेंगे, कुछ नहीं तुम्हारे सुदर्शन साहब को कांग्रेस को करेंगे। अच्छा, कितने परसेंट लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कितने परसेंट लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? हिंदू कांग्रेस कितने भी आज क्यों, मतलब शकील साहब हिंदुओं में भी रहे
मुसलमानों में रहे। मैं पार्टी का एंटी आदमी हूँ जी। आप कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कैसा बोल सकते हैं? मैं क्यों नहीं बोलता, हकीकत जो है मैं बोलना चाहता हूँ। मैं किसी हकीकत को या मैं शराबी को शराबी बोलूंगा, शराबी को जुआड़ी नहीं बोलूंगा, जो हकीकत है बोलूंगा। क्यों बोलते आज भोजन की पब्लिक बोल रही है तो सुदर्शन रेड्डी साहब कोविड में कहाँ थे? वो आदमी खाना खिलाया है जी, बुरे वक्त में, रमजान में खाना खिलाया, घरों में पैकेट बांटा है, आप कहाँ थे? हमने बोला था, मैं खुद बनाऊं सुदर्शन साहब को टेलीफोन करके, साहब एक जमाने में आप पानी पीकर भोजन के एमएलए बने हैं और इस वक्त ऐसे मौके बार बार नहीं आते साहब। आपको चाहिए हर भोजन की आवाम, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम को आप एक थैला चावल, थोड़े किट्स, थोड़े चावल, थोड़े दाल शक्कर आप घर घर बांटो साहब। आज 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो इलेक्शन में आप ये 10 करोड़ का काम कर सकते हैं। तो मेरे को बुरा बना करके मुझे खामोश बिठा दिया गया। क्या मतलब क्यों ऐसा करते हैं? मतलब उनके पास तो प्रॉपर्टी अच्छी खासी है बोलकर बोलते ना, तो उन्होंने गरीबों की मदद नहीं करते बोल क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं साहब, आज भोजन की पूरी आवाम बोलती है साहब, पैसों के लिए उन्होंने कोई भी दिलदारत भी नहीं, हालांकि अल्लाह ने उनको बहुत दिया जी। उन्हें बोलते कि वक्त पे पैसा खर्च करो, काम निकालो, ये होने वाला नहीं। वो जमाने में था, लेकिन आज का दौर अलग है। आज का दौर है, आज का दौर अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर कोई पानी पिलाया, कोई खाना खिलाया, तो उसको यहाँ की आवाम भूलने वाली भी नहीं है। अगर कभी किसी का साथ दे दिए, बुरे का साथ दे दिए, उसको भूलने वाले नहीं। इससे पहले अगर आप कोविड में कुछ अगर आप मदद करते थे तो ये आवाम आपको भूलती नहीं थी, नहीं भूलती थी, खत्ते नहीं भूलती थी। आज कितने % काम कर रहे थे आप परसों हाल में देखिए, आप कितने काउंसलर टीआरएस में चले गए, कितने काउंसलर टीआरएस में चले साहब। आज आप भोजन की हालत से भी कुछ काउंसलर कांग्रेस में आए ना, कहाँ है? कौन है? डब्बू साहब आए, इमरान साहब आए, इमरान रेड्डी साहब आए, शरद रेड्डी साहब आए साहब। इन्होंने पब्लिक के इशू को लेके नहीं आए साहब, इन्होंने अपनी जाति के हेरा फेरी में आए हैं नो। तो उनके पीछे जो पब्लिक थी उन्होंने भी आती होंगे ना? नहीं साहब, आते बोले तो पब्लिक को लेके आओ ना, हमको बताओ ना जी। आज पब्लिक आज कुछ मेरे को ये मालूम, और आप ये डब्बू साहब के वार्ड में खुद बोल रहे कि आप जिधर गए हम उधर आना क्या जी? आप कांग्रेस में जीत के टीआरएस में चले गए, हम जाना। जब टीआरएस में जीत के कांग्रेस में तो हम आना क्या? आज सवाल कर रही है डब्बू साहब को, उसका जवाब दो बोलो, उसका जवाब दो बोलो ना। जवाब आप इधर जा रहे उधर जा रहे, मालूम है आप माइनॉरिटी रह के माइनॉरिटी को हराने में आपका नुमाया किरदार था डब्बू साहब। मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जब उस वक्त मुसलमान नजर नहीं आए आपको, आज बोल रहे तो आप ये मुसलमान की आज शकील साहब के खिलाफ बोल रहे। मैं मानता हूँ शकील के खिलाफ, मैं भी बोलता हूँ भाई, मैं जितना शकील के खिलाफ बोला हूँ और कोई भी नहीं बोला हूँ। तुम क्या बोलते हो डब्बू साहब? लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत बोलना चाहता हूँ। उस जमाने में जब डब्बू साहब 2014 में जब आप काउंसलर थे, यही अभी साहब को धोखा दे देके आप टीआरएस पार्टी के तुम्हारी चेयरमैन को जिता है। जब उस वक्त मुसलमान याद नहीं आए आपको? कहां थे आप उस वक्त? आपका उस वक्त जमीन नहीं जागा क्या उस वक्त? आप क्यों धोखा दिए? कांग्रेस पार्टी से जीत के आप टीआरएस पार्टी में जाके और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे को हराने के लिए आज वो बात पब्लिक नहीं बोलती, पब्लिक को याद नहीं है जी। अभी ये टाउन में मौजूदा वोट बैंक है, वो ज्यादा कौन सी पार्टी का रहेगा? मतलब पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी? देखिए साहब, अभी हालात बदलने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर कन्ना रेड्डी का सपोर्ट अगर सुदर्शन साहब ले लिए, मैं यकीन के साथ बोलता हूँ देखिए कांग्रेस पार्टी तो मौजूदा हालात में सपोर्ट नहीं है उनका, तो नहीं है तो नामुमकिन है साहब जी। किसको मिलेंगे मेजॉरिटी? मतलब मेजॉरिटी फिर शकील साहब को मिलती। क्यों बोले तो अब सुदर्शन साहब के हालात तो सारे आदमी देखे हुए हैं, आपको मालूम है ना। सुदर्शन साहब आवाम के बीच में इन 10 सालों में नहीं रहे, अगर रहते तो बात। परसों मैं हाल के बताता हूँ, 5 साल 2 महीने के नीचे जो पानी 5 दिन का कंटिन्यू पानी पड़ा है आपको जी। स्टेटमेंट भी आया था, 5 दिन के पानी से बचो बोल के आया था। उस वक्त 5 दिनों में घरों में, गरीब के घरों में चूल्हा नहीं सिलता, मैं बताऊं। उसी वक्त आप सुदर्शन रेड्डी साहब यही बस स्टैंड के ऊपर 8 या 10 लाख रुपए अपने जन्मदिन के ऊपर खुशियां मना के पटाखे फोड़ के आपको तुम्हारे फ्लेक्सियों में खर्च करे। अगर वही पैसा आप आवाम में खर्च करते तो वो पब्लिक आपको याद करती थी। आप कहाँ हैं? कौन करे फिर उस वक्त पानी की जब मदद कौन करे? गरीबों की कन्ना रेड्डी साहब करे जी। कन्ना साहब घर जाके खाना पड़े। आज जाके ये पीछे हमारे मौसम पे बैठे हुए, आज रंजल बेस में जाके पड़ते पानी में खाना पका के घर घर जाके पैकेट तकसीम करे, वो कन्ना कर रही है। आपका और एक वाकया बोलता हूं मैं आपको, ये बिल्कुल वाजिब वाकया है। परसों मोमिना मस्जिद के चंदे के लिए, ये मस्जिद चंदे के लिए वैसे तो चंदा है गैर मुस्लिमों से नहीं लेते, लेकिन कुछ दूसरे कामों के लिए खर्च अशराफ पे ले लेते हैं। इसको जरूरत थी चंदे की। मस्जिद नूर में वो शहीद करके मस्जिद नूर फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो वहां के कमेटी मेंबर सुदर्शन साहब के घर गए निजामाबाद में। यहाँ तो उनका 40 साल से घर ही नहीं है उनका। घर क्यों नहीं रखे भोजन में? देखिए साहब, हम कई बार बोले साहब, आप करोड़पति है, आप अगर यहाँ घर बना लिए,
आपके कार्यकर्ताओं को भी सहूलत रहती, आपको भी सहूलत रहती, आपको भी सही खाना मिलता। और जब निजामाबाद में घर है तो वहां पर हम आपके पास आएंगे तो आप हमको मौका देते नहीं। अगर निजामाबाद में वहां जाएंगे तो निजामाबाद के जितने भी है कार्यकर्ता है वो ये बोल के हमको मिलने देते। आप तो लीड, आप आवाम का ख्याल ही नहीं करते। आपकी राय क्या है, सुदर्शन रेड्डी भोदन में घर क्यों नहीं बनाए, आपका राय? मेरी राय ये है साहब, सुदर्शन साहब मेरी वो बिजनेसमैन है, यहाँ बना के क्या करूंगा, एक बार जीत लिए फिर हैदराबाद चलेंगे। अजय साहब 2000 जो पहली बार जब एमएलए जब उन्होंने बने थे, मैंने उनको बोला था साहब जब एमएलए का क्वार्टर आपको जब मिलता है जी तो आवाम के लिए छोड़ दो बोल के बोले, तो वो क्वार्टर आवाम के लिए नहीं छोड़े साहब, गंगाराम साहब को दे दिया क्वार्टर। नो मतलब बेच दिए क्या? बेचे नहीं, उठाने के लिए दिए उन्होंने। अच्छा, आवाम को देना ना साहब जी। आवाम निजामाबाद से भोदन से आपको मिलने के वहां से आती है, लॉज में रहने के बाद लॉज में रहने के लिए जब वहां पर पैसे खर्च होते हैं आवाम के, आपको चाहिए कि वो क्वार्टर देना चाहिए। अरे रह जाओ रे भाई, यहाँ सो जाओ, मैं तो मेरे बंगले में हैदराबाद बंगले में जोबली में सो, तो तुम तो यहाँ सो बोल के बोल सकते हैं ना। लेकिन वो क्वार्टर गंगाराम एमएलए को दिया जब वो एमएलए नहीं थे। ऐसे हालात है साहब। कर्नाकर रेड्डी साहब के साथ आप कितने साल से हैं? मैं कर्नाकर साहब से जब से सुदर्शन साहब को बुला के लेके आए ना, मैं उनके क्यों बोले तो सुदर्शन साहब का भी मेरे को भरोसा हो गया था, नेक्स्ट टाइम मेरे सुदर्शन साहब से कर्नाटक साहब को नहीं एमएलए बनाएंगे बोले, मुझे भी उम्मीद है। अब जाहिर बात है ना साहब, जो एमएलए बनने वाला है उसके पीछे जरूर रहेंगे ना। अब वो आदमी मेरे को पसंद है, तो आवाम के बीच में रहता हूँ, आवाम की खिदमत, आवाम की बुरे हालात को निपटा हो रहा आदमी। शकील भाई के बारे में आपका इरादा क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं शकील भाई कैसे इंसान है? पार्टी और बात है, लेकिन इंसान शख्स कैसा है शकील अहमद? देखिए साहब, मैं शकील अहमद को पार्टी के हट के बात करा तो वो पब्लिक में रहने वाला है, पब्लिक के हेल्प नहीं चले। देखिए साहब, उन्हें बुरा रहने दो भला रहने दो, उन्हें दशहरे को हिंदुओं को साड़ी बढ़ता, मुसलमानों को रमजान में साड़ियाँ बढ़ता, और अच्छे बुरे टाइम में कभी साथ देता। और आपको क्या बताऊं मैं, और कोई गरीब गुरबा है तो भी उनको सपोर्ट करता। नहीं करने का क्या, सब जो आदमी खाते, अरे रमजान को शहरियों को घर में शहरी भेज सकता आदमी, तो वो आदमी के लिए क्यों, जो आदमी खाता है, मेरे घर को भी खाना आया साहब, मैं बोल के बोल रहा हूँ, मैं सो रहा था शहर में, मेरे घर में खाना दे के चले गए, वो भी याद है मेरे को, जब मैं खा के कहीं भूलूंगा नहीं, वो भी याद है मेरे को जी। जिसका खाते हैं, मतलब पार्टी नहीं देखे, मतलब अवाम को देखे ना, कोई पार्टी को देना, बिल्कुल शकील साहब, अवाम कुछ भी हो तो साहब, शकील देखो भाई, एक गुड़ है तो गुड़ के ऊपर 4 मक्खियां जरूर बढ़ती जरूर जी। 2 साल 2 टर्म सब एमएलए करे हैं, कुछ ना किसी की हर एक की तो पूरी की पूरी उन्हें ये नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता जी। हर एक को कुछ ना कुछ बुरा मालूम होता है। 5 अगर बच्चे रहे घर में तो एक बच्चे को कम लाना, एक बच्चे को ज्यादा लाना पड़ता ही पड़ता। आवाम में थोड़ी बहुत बुरासी आती रहती, मगर सुदर्शन रेड्डी साहब वो उसमें कुछ भी नहीं है जी। मैं हकीकत बोल रहा हूं, आज सुदर्शन रेड्डी साहब हाईकमान को बोलकर कर्नाटक साहब को मनवा सकते हैं ना साहब जी। मतलब उनका ही फायदा है ना मनवाने में, कि क्यों नहीं कर रहे जी। नुकसान आपका आना ये तो साहब, प्यासे के पास कुआं नहीं जाता, कुआं प्यासे के पास, प्यासा कुएं के पास आता साहब। आप किसको जरूरत है आपको? आप 1500 कैरेट का आदमी है का, हम कभी कर्नाटक साहब ये बोल रहे क्या? इससे पहले एमएलए कॉन्टेस्ट करे तो तकरीबन 30 वोट भी लिए थे कर्नाटक रेड्डी साहब, 35,000 वोट लिए थे, जो प्रजा राज्य उनसे खड़े थे उन्होंने जी जी। उस वक्त इंडिपेंडेंट से डाल सकते ना, क्यों नहीं डाल रहे? फिर वो बहुत बेहतरीन आदमी है साहब। उन्हें बोला मुझे पार्टी है नहीं, मेरे को देती बोल के पार्टी नहीं दिए। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है हमारे रेवंत रेड्डी साहब और सुदर्शन रेड्डी साहब, दोनों आपस में। रेवंत रेड्डी कैसे इंसान है? रेवंत रेड्डी साहब अच्छे इंसान है, लेकिन सुदर्शन साहब के रिश्तेदार है, तो जाहिर बात है रिश्तेदारी में चल रहा पूरा कांग्रेस, बिल्कुल रिश्तेदारी में चल रहा था। आज सर्वे रिपोर्ट निकाल, राहुल गांधी साहब बोले तुम्हारे वारंगल डिक्लेरेशन में, जो आदमी अवाम के बीच में रहूंगा और जिसकी उम्र 75 साल हो जाएंगी, जो अवाम के बीच में रहूंगा उसको मैं टिकट दूंगा, और जो 75 साल का हो जाएगा उसको टिकट नहीं दूंगा। अब देखिए, आप रेवंत रेड्डी साहब किस जोर आपने बलबूते से उसको टिकट दिला जाए, मतलब जोर कौन सा जोर? पैसों का जोर यानी तो कुछ खानदान का जोर? मतलब हमको ये सुना गया साहब, अब रेवंत रेड्डी साहब का भी एक प्रेस्टीज इश्यू था, मैं एक ना एक टिकट में सुदर्शन रेड्डी साहब को दिलाऊंगा, वो दिलाएंगे। अच्छा, रिश्तेदार है रेवंत रेड्डी, रिश्तेदार है सब, दोनों रिश्तेदार है, उसके बलबूते भी दिलाएंगे। मेरे को बावसू गुजराए से मालूम हो रहा है कि सारे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ एक सुदर्शन रेड्डी साहब का टिकट पूछे, हालांकि हाईकमांड सर्वे के हिसाब से कर्नाटक को देना चाह रहा था जी। लेकिन राहुल गांधी साहब वो सर्वे को बाजू रखो, मैं बोल रहा हूँ एक टिकट मुझे दो बोल के, अपने पीसीसी के सदर होने की हैसियत से मुझे एक टिकट मांग रहा हूँ, मुझे दो बोल के मुझे मालूम है, वो कितना सच है नहीं मालूम है, टिकट लाता हूँ बोल के डंके की चोट पे सुदर्शन साहब हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जो तेलंगाना रियासत में सारे अपने असेंबली
हल्के में टिकट जो दिए वो पूरा दिल्ली से होता क्या फैसला यहाँ पर? दिल्ली से होता था पूरा, रेवंत रेड्डी के हाथ में कुछ भी नहीं है। दिल्ली में होता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रदेश का में सदर ऐसे सदर बहैसियत सदर की भी बात सुनते ना साहब, सुनना ही पड़ता ना। उन अगर सारे तेलंगाना में किसी पार्टी को अगर फर्ज को फलाने को दो अगर नहीं बोले तो मेरे एक आदमी को दो बोलते देना ही पड़ता हो, उसी बुनियाद पे ले लिए, चाहे वो जीतो या हारो, मैं बोलूं ना दे दो बोलते। यहाँ पर तो रिजल्ट तो बिल्कुल जीरो होने वाला है, मैं खुला बोल। हालांकि तेलंगाना में 74 सीट आने वाली है बोल के बोलते हमको खुशी हो रही, लेकिन मेरे को आज अंदेशा है अगर कर्नाटक को नहीं बोलेंगे तो सुधर साहब बिल्कुल इसके हारने का सामना। वोट कितने हैं सुदर्शन रेड्डी को अगर कर्नाटक रेड्डी साहब को नहीं बुलाए तो? मैं बोलता हूँ ना साहब, अगर कर्नाटक साहब को अगर सुदर्शन साहब नहीं बुलाए, मैं 100% बोलता हूँ सुदर्शन साहब थर्ड पोजीशन में जाने वाले। थर्ड पोजीशन मतलब कितने वोट्स लेने वाले अंदाजा? बड़ी मुश्किल से आप अभी होगा, नहीं बोलिए आप कंटिन्यू। बड़ी मुश्किल से 10-15 हजार लेते हो। 10-15 उनके कार्यकर्ता जो बोल रहे ना लोग, किसके? सुदर्शन रेड्डी के। उन्होंने बहुत बोलते हैं साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब के पीछे 90 आदमी फिरते, 80 आदमी उनके खिलाफ है। क्यों ऐसा? उसके साथ में के खिलाफ क्यों रहते? आप पे कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, मतलब कैसा बर्ताव करते? आप देखिए साहब, हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता बोधन में बहुत मशहूर है, उसको मोहब्बत से बोलते हैं या नफरत से बोलते हैं, तुर्का मुंडा कोड़का बोलते हैं मुसलमान, वो आदमी जवाब ही नहीं देता। अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते मुसलमानों? उनका रवैया है सब, एक जमाने में सेनी शराब का धंधा करे तो आदमी है, सामने से जो भी शेदी पीने को आता है इधर आ रहा बोले बांचन बोल के जो सामने आता ना, वो आदत पड़ी हुई है उनको। ये तो गलत अल्फाज है ना, ये सुरका मुर्का, वो उनको सोच लेना चाहिए साहब। मतलब वो जो आदमी जो सुनता है वो बेचारे की शराब साथ में रह रहे, जो आप भी थे, मतलब आप लोगों को नहीं बोले क्या? क्यों साहब हमारे कौम के खिलाफ आप बोल रहे तुर्का विरका बोल के? देखिए साहब, जो आदमी सुन रहा है उन्हें नहीं बोल रहा तो मैं कैसा बोलूं? अच्छा, जिसको ना बोल रहे हो कुछ उन्हें कुछ नहीं बोल रहा तो मैं कैसा बोलूं? बताइए आप, क्यों जवाब क्यों नहीं? उसकी क्या कमजोरी है मुझे नहीं मालूम साहब। अब परसों हाल में पोचाराम में एक सीनियर कार्यकर्ता है, सुदर्शन साहब की बाप की उम्र का है जी, वो बेचारा दलित है जी, उसका नाम सायना है जी, इनके बाप की उम्र का है, उसको बोला अरे सायना कर रहा बोल के बोले तो आप क्या बोलिए, उसके बेटे का वहां पर पसीना निकल गया, उसके बेटे की सूरत देख रहे हो, दलित लीडर को बोले अरे सायना कर रहा बोल के बोले जी, तो दलित लीडर का बेटा पसीने में डूब के मर गया, मेरे बाप को ऐसा बोल रहे, तो दूसरे आदमी दलित लीडर को बोल रहे हो। तो ऐसे हालात नहीं चलते साहब। आप भोजन की आवाम को नहीं मालूम हो रहा है जो मुसलमानों 100% मालूम है, भोजन की आवाम को 100% मालूम है, इनकी फितरत 100% मालूम है। इन्होंने हाथ पोते तो हाथ पे लोग पूछ लेते हैं, अच्छा सामने से कुछ अगर बात 200 लोगों के मुंह से सुना मैं, क्यों ऐसा बोल रहे बेचारों? उनकी भाई उनको अपनी जान प्यारी, उनको ऐसा जैसा कि कोविड में एक आदमी दूसरे आदमी को हाथ नहीं मिलाता था, देखिए कोविड के टाइम पर नहीं मिलाए होंगे, नहीं इनकी फितरत स्टार्टिंग से। अच्छा ना, मैं कोविड में नहीं मिला समझ रहा हूँ, हर वक्त नहीं मिला। नहीं, जब से एमएलए बने, जब से बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में जब से उन्होंने लीडर बने, जब से उनकी आदत है जी। नहीं भाई, हम भी पार्टी के आदमी है, हम भी ये बात को नहीं बिल्कुल नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, हम दबे में खामोश बैठे हुए बर्दाश्त कर लिए। लेकिन आप हमारे कर्नाटक रेड्डी साहब को जब नहीं बुला रहे तो हम भी हमारी जगह बैठते हैं। अभी आप कांग्रेस पार्टी का खंडवा पार्टी डाला हूँ, अभी 2-3 दिन चांस है मेरे को, मैं खंडवा उतार के मैं घर में सो जाता हूँ जी, तो मेरा गॉडफादर है कर्नाटक रेड्डी, मेरे को गॉडफादर। 5 साल आवाम के बीच में रहा, आवाम का साथ दिया, मेरे घर के मेरे हल्के की आवाम का साथ दिया, मैं उसके साथ रहूंगा। जब उसको नहीं बुलाएंगे, जब उसकी इज्जत नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूंगा? बताइए, चाहे पार्टी होने दो वो नहीं रहती, वो बात अलग है। अब सोचने वाली बात है, तकरीबन 10 से 15 साल से कुछ साथ में है ना कांग्रेस पार्टी की, 15 साल से है ना जी, जब इनकी कदर नहीं हो रही, जो चंद लोग जो अभी परसों पार्टी में उनकी कदर हो रही क्या? साहब अब तो उन्होंने समझ रही है, जो पार्टी वो पार्टी थी, ये पार्टी को आए ना, उन्होंने समझा कि इन्होंने जिताते समझ रहे हैं। पब्लिक अच्छी जनता जानते है, पब्लिक है सब जानती है, एक बखौला है ये पब्लिक है सब जानती है साहब, सबको मालूम है किसको जिताना किसको नहीं जिताना, कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता है, सबको मालूम है कौन शरीफ है कौन। अबे कर रहा हूँ, कौन सा लीडर शरीफ है साहब, कौन सा लीडर पारसा है हिंदुस्तान का, कौन सा लीडर पारसा है वो जो सियासत में रहकर आवाम की खिदमत करते हुए चले आ रहा, कहां से लेके आता उन्हें? कहीं ना कहीं से तो मैनिपुलेट करके आवाम को पालता उन्हें, तो उसके नौकरी से पैसे देते, लाखों रुपए खर्च करता, कुछ ना कुछ करता साहब, करे बगैर कैसा आवाम के बीच में जाता था? बताइए। आज का जमाना महंगा जमाना है, आज बिल्कुल नजाकत का जमाना। आज किसी के घर के सामने गए तो मेरे को क्या तेरे को क्या मेरे को क्या बोल रहे आप ऐसे नजाकत टाइम पे आप नहीं कर्नाटक रेड्डी साहब का साथ लेके आप काम लेना चाहिए, लेकिन आपकी
वो किस जोर के बलबूते पे बोल रहे कि आप जीते। भाई ये गलतफहमी है। कर्नाटक का रिजल्ट और नौवियत का है, यहाँ का रिजल्ट कुछ और नौवियत का है। तेलंगाना का टोटल रिजल्ट कुछ और नौवियत का है, बोधन का टोटल रिजल्ट कुछ और नौवियत का है। इन्होंने समझ रहे हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट वो रिजल्ट, ये गलतफहमी रहना बिल्कुल गलतफहमी है। इनका अपना कैडर भी होगा ना, तकरीबन 15 साल क्या रहता साहब, क्या रहता तो आप देखिए 2014 से 2018 तक तो एक गाड़ी में आते थे, एक गाड़ी में जाते थे। कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद, बाहर आने के बाद कुछ अज्ञाओं के पीछे चल रहे हैं। मतलब पब्लिक तो अच्छी दिख रही है ना सुरेश रेड्डी साहब के पीछे। आप ये मत समझो, आप कर्नाटक रेड्डी साहब को अगर टिकट मिलता तो मैं आपको बताता था, लेकिन पब्लिक आज बिल्कुल मुसलमान तरीके से है कि बीजेपी कहाँ आ जाती है बोल के शकील साहब को वोट जाने की ये चांसेस है। बीजेपी का क्या रोल रहेगा भोजन? बीजेपी क्या बोलती है बोले सब पब्लिक, जैसे इससे पहले देखिए मैं आपको एक रिजल्ट बोल रहा हूँ। जब बाबू खान साहब कांटेक्ट करे थे पहली बार, ये कौन सी ईयर की बात है? ये 92 अच्छा 83 में जब बाबू खान साहब जब कांटेक्ट करे थे, उस वक्त ताहिर बिन हमदान भोजन के एमएलए के कांग्रेसी थे। पाशा अहमद पाशा खादरी मजलिस से कैंडिडेट थे, बोधन से अहमद पाशा खादरी जी हो जी। और तुम्हारे बाबू बशीरुद्दीन बाबू खान एमएलए टीडीपी से थे, और तुम्हारे क्या नाम इनका नरसिम्हा रेड्डी बीजेपी से थे जी। 3 मुसलमान और 1 हिंदू, 3 मुसलमान 1 हिंदू रहने के बाद बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत सका। सारे मुसलमान आउटरेट बशीरुद्दीन बाबू साहब को वोट डाले साहब। इसी नौवियत का आज पोजीशन है। आज फिर इन्हों कितने वोट लिए आपने, जो एमआईएम के और जो करे हैं रूरल में? अभी जो मौजूदा हालत में कैंडिडेट टीआरएस बीजेपी कांग्रेस, इन तीनों में कौन सी पार्टी के और रहेंगे जो रूरल एरिया में पब्लिक है, अवाम जो है? रोल क्या बोल रहे हैं मेरे को आप? मतलब ये जो बीआरएस बीजेपी कांग्रेस 3 कैंडिडेट्स है, 3 पार्टी से, मतलब ये जो रूरल एरिया की पब्लिक है, जो अवाम है, किसकी टाइप में रहेंगी, किसको सपोर्ट करेंगी? सब अभी कांग्रेस के फेवर में बोल रहे थे, बशर्ते के कांग्रेस पे फेवर कर्नाटक साहब आए तो 100% चीज होता। अभी तो नहीं है ना, नहीं है तो फिर अब वो शकील साहब भी चल जाते हैं। शकील साहब फर्स्ट आएंगे, बीजेपी सेकंड आएंगे, थर्ड साहब हमारे जाएंगे। मुकाबला किसके बीच में है आज तो? और अगर कुछ गैर मुस्लिम बड़े बड़े लीडर जो बीजेपी के जो बोधन में अगर आएंगे तो मुकाबला हिंदू और मुसलमानों के बीच में रहेगा साहब। बड़े लीडर मतलब कौन से? जैसा कि योगी आने वाला है, और कुछ भी शरंगेज तकरीर करने वाले जो आएंगे ना बोधन में, तो उसी बुनियाद के ऊपर उसी यानी सियासत बिल्कुल पलट खाएगी। यानी आदमी जीत सकते क्या बोधन में? नहीं जीत सकते जी। हिंदू भाई हमारा उतना कम्युनल नहीं है जी। हिंदू भाई को दिल जीत लिया हमारा। सुदर्शन साहब तो नहीं जीते, लेकिन शकील साहब जीते। मुसलमान का भी जीते, हिंदू का भी जीते। आज ये खड़वा पहन के बोलो था मैं, नहीं बोलना चाहिए बात को, लेकिन बोल रहा हूं मैं। ये झूठे अल्फाज बोल के दिलों को खुश करने की बात नहीं बोल रहा हूं, जो हकीकत है। आज कर्नाटक साहब को बोधन में सुदर्शन साहब ला दे तो 100% हम लोग सुदर्शन साहब को जिता के रहते, नहीं तो हार का सामना 100% जी। तो अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू कर। मैं रिपोर्टर इरफान।